करते बात। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉन्सेप्ट है क्या। देखो कल मैंने एक थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया दिया था। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस इन अवर सिलेबस। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जिसमें हम प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था मैंने। जैसे आप मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो सोडियम इज डिपोजिट एट द कैथोड बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रोलाइसिस process take place in the electrolytic cell, and electrolytic cell the device which converts electrical energy into chemical energy, but this is the reverse concept. electrochemical cell में क्या होता है? the cell it is defined as a device which is used to convert chemical energy। अब केमिकल एनर्जी कहाँ से आएगी? विच इज प्रोड्यूस इन ए रेडॉक्स रिएक्शन। मान लो एक रिएक्शन चलेगी यहाँ पर, रेडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ चलेगा, तो उस रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो केमिकल एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो द डिवाइस which is used to convert chemical energy which is produced in a chemical reaction into electrical energy। so इसमें क्या है? केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर इंटर कन्वर्जन होता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ CE का मतलब केमिकल एनर्जी which is produced in a redox reaction into electrical energy, and this device is also called as galvanic cells। इस डिवाइस को ही गाल्वनिक सेल्स भी बोलते हैं और ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेक सेल्स। वोल्टेक सेल्स ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको दोनों ये दोनों नाम से? बिकॉज आफ्टर द नेम ऑफ द इन्वेंटर्स, जिन्होंने इस सेल को इन्वेंट किया था उनके नाम के पीछे है। गैल्वनिक सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर इन्वेंटेड बाई लुइजी गैल्वनी एंड अलेसेंड्रो वोल्टा। अलेसेंड्रो वोल्टा, तो इन दोनों साइंटिस्ट के नाम के पीछे ही पड़ा है। वोल्टा से वोल्टेक सेल और गैल्वनी से गैल्वनिक सेल्स। तो हम क्या बोलेंगे? दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज गैल्वनिक सेल्स एंड वोल्टेक सेल्स आफ्टर द नेम ऑफ इन्वेंटर्स लुइजी गैल्वनी एंड अलेसेंड्रो वोल्टा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। चलो अब बात करते हैं इसकी कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है एंड हाउ इट इज वर्क्स। पहले आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसके दौरान जो केमिकल एनर्जी निकलेगी उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये बात तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब लेकिन बात ये आती है कि सर रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो बेटा ध्यान रखना दो टाइप से हो सकती है। रेडॉक्स रिएक्शन एक तो होती है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और एक होती है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये कहोगे सर ये फंडामेंटल कहाँ से आया? अभी बताते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? देखो ध्यान रखना, अगर रेडॉक्स रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। if the redox reaction या if both oxidation and reduction takes place within the same container that is called direct redox reaction। जैसे आप 10th क्लास में एक बात पढ़ते थे, किसी बच्चे को पता हो अब तक कि आप मान लीजिए एक बीकर ले लिया मैंने, उस बीकर के अंदर मैंने आयरन की नेल डाल दी। क्या डाल दी? एक लोहे की कील डाल दी। दिस इज आयरन नेल। आयरन नेल डाल दी मैंने, लोहे की कील Fe, और इस नेल के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया। कौन सा सॉल्यूशन फिल कर दिया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया। तो आप देखेंगे आफ्टर 4 to 5 hours 6 hours 6-7 घंटे के बाद क्या होता है? आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ शुरू हो जाती है एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, एंड दिस कॉपर गेट डिपोजिट ऑन द आयरन नेल। आप जब आयरन की नेल को बाहर निकालोगे ना तो जितना पोर्शन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप हो रहा हुआ है वो उस पोर्शन पे क्या होगा? कॉपर डिपोजिट हो जाएगा। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। बट इसमें देखो ना, इसमें इस कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है। आयरन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से +2 और कॉपर +2 से 0 में जा रहा है रिडक्शन। सो इट मीन्स in this container redox reaction taking place in the same beaker, that's why this is called direct redox reaction। but if the redox reaction take place in separate containers, समझ में आ रही बात? if the
redox reaction take place in the separate containers, it means redox reaction take place in another container and ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन वन कंटेनर। एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन ही हो रहा है और एक कंटेनर में केवल रिडक्शन ही हो रहा है। तो दोनों प्रोसेस अलग अलग कंटेनर में हो तो समझ जाओ मेरे भाई वो क्या है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहाँ पर होती है, आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होती है। दिस इज द फंडामेंटल। ठीक है, मैं आपको सारे फंडे क्लियर करके चलूंगा। यू विल डेफिनेटली गेट मास्टरी इन द फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि एक बार फंडा समझ में आ गया ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो आपके नॉन क्वेश्चन के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आई एश्योर यू। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन पढ़नी है हमें, तो हम क्या कहेंगे, इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होता क्या है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे एक कंटेनर यहाँ पर लिया मैंने, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, डायग्राम को अच्छे तरीके से बनाते हैं। देखो एक कंटेनर लिया मैंने, उस कंटेनर के मैंने, जैसे मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप तैयार कर रहा हूँ जिंक कॉपर का, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप, ये सेटअप मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेटअप को तैयार करने में मेरे को कंस्ट्रक्शन दिखानी पड़ेगी कि मैं क्या क्या, कौन से बीकर में कौन सा सॉल्यूशन ले रहा हूँ, कौन से बीकर में कौन से मेटल की रोड है। तो सेटअप के अंदर तो मेरा कंस्ट्रक्शन दिखानी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, आते हैं। देखिए बेटा, ये बड़ा सुंदर सा डायग्राम बना दिया है एनडीए सर ने। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये तो कंस्ट्रक्शन होगी, हल्की सी कंस्ट्रक्शन, अभी भी इसमें कुछ कमी है, वो कमी मैं आपको बाद में पूरी करके बताऊंगा। दैट्स वेट एंड वॉच। चलिए देखिए मैंने क्या किया, एक लेफ्ट साइड में बीकर लिया है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, ये छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगी। मैं इतने आसान तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्किंग सिखाऊंगा इसकी, यू विल गेट डेफिनेटली श्योरिटी। ठीक है, चलिए लेफ्ट साइड का बीकर है, उसमें मैंने जिंक की रोड ली है और जिंक की रोड जिंक सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में मैंने डिप कर दी। ठीक है, राइट साइड का बीकर है, उसमें कॉपर की रोड है, कॉपर की रोड मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप कर दी। इतना बात समझ गए आप। चलिए दोनों रोड को मैंने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, G4 गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट की डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन। क्योंकि जब इन दोनों बीकर के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन चल रही होगी तो रेडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी निकलेगी उस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी वो, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होगा, सर्किट में करंट आएगा, और सर्किट में करंट आएगा तो करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया है। और वोल्टामीटर क्या बताएगा, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप का EMF, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको आप वोल्टेज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वोल्टेज। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। भाई ये कंस्ट्रक्शन तो हल्की सी हो गई, अब एक काम कैसे करती है वो बड़े ध्यान से समझो। भाई काम का मैंने आपको ये बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझना। काम का क्या है, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। ये दिखने में तो जैसा लग रहा है लगने दो, इसके कर्म देखते हैं कैसे हैं। देखो देखो इसमें जिंक और कॉपर की रोड है। एक बात तो अपने माइंड में बेटा हमेशा के लिए क्लियर कर लो कि जिंक की रोड हमेशा जिंक की रोड पे ऑक्सीडेशन होगा ये ज़रूरी नहीं है, या जिंक की रोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगा ये ज़रूरी भी नहीं है। उसी प्रकार इन द सेम वे कॉपर की रोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा ये ज़रूरी नहीं है, और कॉपर की रोड पे हमेशा रिडक्शन होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों सेटअप आपने तैयार तो कर दिए, जिंक कॉपर का सेटअप तैयार कर दिया, लेकिन किस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और किस मेटल का रिडक्शन होगा, इट विल टोटली एंड टोटली डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। बात आई समझ में, क्या बोली मैंने कि विच मेटल विल एक्ट एज ए कैथोड एंड विच मेटल विल एक्ट एज एनोड, इट विल टोटली डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। जैसे मैं कहता हूं जिंक और कॉपर में जिंक इज मोर रिएक्टिव। कितने बच्चों ने ये 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ रखी है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन होती है कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। समझ पा रहे हो, बिल्कुल। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में पता क्या हो रहा है, जिंक देखो जीरो से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में जा रहा है। ठीक है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है,
ठीक है, और कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, कॉपर +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब जिंक तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। इतना बात समझ गए, यही इसमें हो रहा है मेरे भाई। अभी समझा दूंगा, बड़े ध्यान से समझिए। पहले हमें यह देखना है कि जो सेटअप हमने तैयार किया है उस सेटअप में कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है। अब जिंक कॉपर के सेटअप में जिंक इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो जो मेटल रिएक्ट होगा, रिएक्टिव ज्यादा होगा, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप को याद रखने का तरीका देखो। इसमें आपको बेटा 2 वर्ड याद रखने हैं, एक तो LOAN, लोन लेते हैं ना हम किसी, मान लो हमें कोई स्टडी लोन लेना है, कोई हाउस लोन लेते हैं, कोई स्टडी लोन, एजुकेशन लोन लेते हैं, तो इसी प्रकार लोन वर्ड याद रखना है। लोन कहाँ से आया है, देखो लोन आया है L फॉर लेफ्ट, ट्रिक है याद रखने की, O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, A फॉर एनोड एंड N फॉर नेगेटिव, N फॉर नेगेटिव। ये याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा, तो बेटा जो लेफ्ट साइड का बीकर है, जो आपका बीकर लेफ्ट साइड में है, उस लेफ्ट साइड के बीकर के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। आपको सेटअप ऐसे तैयार करना है, ठीक है। और आप पता कैसे, हम क्यों माने कि लेफ्ट साइड के बीकर पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, हम तो इन दोनों बीकर को उठा के ऐसे अपोजिट भी तो रख सकते हैं। अरे अपोजिट रख तो सकते हो, लेकिन जिंक की रोड जिंक सल्फेट में रहेगी और कॉपर की रोड कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रहेगी। हमें करना क्या है, देखो लेफ्ट साइड की रोड है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन उसका होता है बेटा जो मोर रिएक्टिव हो। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बताने जा रहा हूं। ऑक्सीडेशन उस मेटल का होगा या उस एलिमेंट का होगा जो दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शंस लिख के दिखाता हूँ। रिएक्शन सबसे पहली देखो, रिएक्शन एट एनोड, ठीक है। अब ये बात ये आती है कि सर जिस रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड का काम करेगी, ठीक है। किसका काम करेगी, एनोड का। और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आएगा, ये अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। जैसे एनोड है तो जिंक और कॉपर में मोर रिएक्टिव कौन है, जल्दी बोलो। जिंक और कॉपर में मोर रिएक्टिव है जिंक, तो जिंक की रोड लेफ्ट साइड में रखी है, बिल्कुल ठीक है। जिंक की रोड पे ऑक्सीडेशन होगा बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक की रोड क्या होगी, जिंक जो सॉलिड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव में चला जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। समझ में आ गया, ध्यान से समझना, बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है। अब ये जिंक सॉलिड कहाँ से आया मेरे भाई, जिंक सॉलिड का मतलब ये जिंक की रोड पर है, जिंक की रोड वाला सॉलिड बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक +2। अब जिंक +2 तो चले जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर मेरे भाई, ये कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कहाँ पर, एक्सटर्नल सर्किट में, बाहर का सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में चले जाएंगे, ठीक है। अब जिंक +2, तो इस रोड से जिंक +2 तो चले जाएंगे सॉल्यूशन में, मैं जाते दिखा रहा हूं। तो क्योंकि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वस है और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में पहले से जिंक +2 आयन पहले से भी है, तो जिंक की रोड से जिंक +2 आयन तो चले गए सॉल्यूशन में और 2 इलेक्ट्रॉन वो चले जाएंगे आउटर सर्किट में, ये चले गए आपके आउटर सर्किट में, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन उधर से जा रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, लेफ्ट साइड का बीकर है, बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट साइड के बीकर में ऑक्सीडेशन हुआ, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीडेशन को पहचानने का तरीका, ऑक्सीडेशन को पहचानने का तरीका यह है कि जिस रोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना, उस रोड को हमेशा एनोड मानते हैं। ये आपको याद रखना है, जैसे हम साइन कन्वेंशन याद रखते हैं ना, वैसे ही याद रखना है। जिस रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, एनोड, ठीक है। और ऑक्सीडेशन को पहचानने का तरीका कैसे याद रखोगे, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई जिस रोड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना, देखो पहले 0 था, फिर +2 में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो समझ जाओ ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इतना फंडामेंटल आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बात तो हो गई, चलो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भाई आउटर सर्किट से होते हुए, आउटर सर्किट से होते हुए, देखो इधर जा रहे हैं, आउटर सर्किट से होते हुए कहाँ पर आ गए, चाहे इस सर्किट को ले लो, वायर लगा रखी है, इस सर्किट से होते हुए, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो किस तरफ है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है जिंक की रोड से कॉपर की रोड की तरफ।
कॉपर की रोड पे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? रोड से सॉल्यूशन के अंदर। मैं लिख देता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर आ गए। अब देखो क्या होगा, इतना आ गया समझ में। ये जो फंडामेंटल पढ़ा है ना, इसको रिवर्स मार दो। अब बात समझना कि सर ये और प्रूव कर दो कि एनोड की रोड पे नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया। एनोड की रोड पे नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, ये प्रूव कर दो। देखो एनोड की रोड पे नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया बेटा, क्योंकि जिस रोड से इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे हैं, ध्यान से सोचो, अरे जिस रोड से इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे हैं उस रोड पे पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकता है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। अगर मैं कह दूं इस रोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर भागेंगे या इससे इसके पास रहने की कोशिश करेंगे? अरे इसके पास ही रहेंगे। अब मैं कहूँगा इस रोड पे नेगेटिव चार्ज अराइज हो गया। क्यों? क्योंकि इस रोड से इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहे हैं, सो इट विल क्रिएट नेगेटिव पोटेंशियल ऑन दिस रोड। इस रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? ये है फंडामेंटल। चलो तो ये तो क्लियर हो गया। तो ये रोड पर आपका कैसा चार्ज है? नेगेटिव रोड है, ये नेगेटिव हो गई। ठीक है, चलो उधर आ जाओ भाई साहब। इस लोन का उल्टा कर दो, वो राइट साइड में याद हो जाएगा। देखो एल का उल्टा आर, आर आर सी पी, ये वर्ड याद रखो। क्या रखो? आर आर सी पी, आर आर सी पी। एल का उल्टा राइट, लेफ्ट का उल्टा राइट, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन, बिल्कुल ठीक है। एनोड का उल्टा कैथोड, बिल्कुल ठीक है। और नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव। भाई इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, मतलब राइट साइड का जो बीकर होगा उसमें हमेशा रिडक्शन होगा। उस रोड को कैथोड मानेंगे और उस रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? देखो इलेक्ट्रॉन इस रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस रोड पर आ रहे हैं, और इस रोड पे इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे जब इस रोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल में रखूं। मानना मेरी बात को? बिल्कुल ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब देखो इसका रिवर्स मार दो। इस लेफ्ट वाली रोड पे एनोड का काम कर रही थी, अब मैं कर देता हूँ सीधा एट कैथोड, एट कैथोड। नीचे का आपका विजिबल है क्योंकि विजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। यस विजिबल तो है, कोई दिक्कत नहीं है। हम रिएक्शन को कहीं और भी लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिख सकते हैं, नीचे स्पेस है, हाँ यहाँ भी स्पेस है। पहले यहाँ लिख देते हैं। देखो कैथोड के ऊपर क्या होगा, देखो मैंने, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या होगा? कॉपर +2 एक्वा सॉल्यूशन में, देखो क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए थे ना, वो एक्वा सॉल्यूशन में चले गए। अब एक्वा सॉल्यूशन में इन इलेक्ट्रॉन को कौन मिल जाएगा? इन एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को कॉपर +2 आयन मिल जाएंगे मेरे भाई, क्योंकि कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 आयन पहले से है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 आयन से कंबाइन हो जाएंगे। तो कॉपर +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म कॉपर सॉलिड। एंड इस कॉपर सॉलिड का क्या होगा? दिस कॉपर सॉलिड विल बी डिपोजिटेड एट कैथोड। अरे ये कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगी, कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगा कॉपर। आया फंडामेंटल समझ में? ये है ब्यूटीफुल फंडामेंटल। तो कैथोड पर क्या हुआ? कॉपर +2 आयन। अब देखो क्या रिडक्शन ऑक्सीडेशन बचाने का एक तरीका और बताता हूँ। अगर एलिमेंट देखो अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, तो अगर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तब तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और एलिमेंट अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से देखो 0 में जा रहा है, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है उसको रिडक्शन कहते हैं। ये बात समझ जाना। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की रोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड का काम करेगी, नेगेटिव चार्ज आएगा। उधर राइट साइड की रोड पे रिडक्शन होगा, हमेशा कैथोड का काम करेगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये सेटअप तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप, और मैंने इसकी वर्किंग समझा दी। लेकिन मेरे भाई वर्किंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए वो पिक्चर क्या बाकी है उसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है भाई, एक टाइम ऐसा आएगा, देखो इस रोड से जिंक +2 आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं ना, तो जिंक +2 आयन्स का क्या होगा? ध्यान से सोचो, जिंक +2 आयन इस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। समझ पा रहे हो? ध्यान से समझना भाई, जिंक +2 आयन यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले से भी है,
लिख रखा है ना एक्वा सॉल्यूशन, और कुछ रोड से भी आ रहे हैं, कुछ रोड से भी आ रहे हैं। तो इस राइट साइड के बीकर में तो मैं लिख दूं, देखो रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई होगी, रिएक्शन आपको समझ में आ गई ना। इस रिएक्शन को कंबाइन करेंगे तो वो रिएक्शन निकल कर आएगी। आपको लिख के दिखाऊं मैं, देखो ये ऑक्सीडेशन की तरफ हो रहा है वो, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन को मैं कंबाइन करता हूं, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं। देखो राइट साइड में लेफ्ट साइड की चीज़ें लेफ्ट में जोड़ दो, राइट वाली राइट में जोड़ दो। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, लिख देता हूं मैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी आपकी, देखो जिंक सॉलिड प्लस, दिख रहा है, जिंक सॉलिड प्लस इधर क्या आएगा कॉपर +2 एक्वस, इट गिव्स, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इधर है, उसमें इधर है, इसमें इधर है, तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। उधर क्या बनेगा प्रोडक्ट, जिंक +2 एक्वस और प्लस कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड, देखो यही बनेगा। डेफिनेटली आपको विजिबल होगा ये। देखो ओवरऑल रिएक्शन ये होगी, दोनों रिएक्शन को मैंने ऐड कर दिया। जिंक सॉलिड से, देखो जिंक सॉलिड से जा रहा है जिंक +2 में, बिल्कुल ठीक है, और कॉपर +2 से जा रहा है कॉपर में। तो दिस इज ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने दो रिएक्शन को ऐड कर दिया। ध्यान रखना जो पूरा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप होता है ना, ध्यान रखना जो आपका पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप होता है ना, वो दो की कॉम्बिनेशन से बना है। देखो अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, ये इधर का पार्ट है, वो एक उधर का पार्ट है। इधर की रिएक्शन को बोलते हैं हाफ सेल, मिटा रहा हूं मैं इसको क्योंकि आप फिर पजल हो जाओगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक रिएक्शन तो आपको समझ में आएगा ही सारा फंडामेंटल। चलो आप देखो, मतलब जो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो पूरी होती है, ये क्या होती है, इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल। ये दो हाफ सेल का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में होती है उसको तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, लेफ्ट साइड वाली को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और राइट साइड वाली को क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। ये पॉइंट मेरे भाई फंडामेंटल याद रखना आपको। ऑक्सीडेशन हाफ सेल लेफ्ट साइड वाला और रिडक्शन हाफ सेल, इन दोनों हाफ सेल को कंबाइन कर देंगे तो आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखो, जिंक रोड से जिंक +2 आयन नीचे जा रहे हैं, तो जिंक की रोड है वो धीरे धीरे थिन होती चली जाएगी, पतली होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जिंक रोड से जिंक धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि वो जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है और वो सोल्यूशन में जा रहा है। तो जिंक की रोड धीरे धीरे क्या होगी, थिन होगी। और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर जो बन रहा है वो सारा कॉपर की रोड पे डिपॉजिट हो रहा है। तो धीरे धीरे कॉपर की रोड क्या होगी, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, ऐसे डिपोजिशन दिखा देता हूँ। कॉपर की रोड पे धीरे धीरे डिपोजिशन हो रहा है। तो देखो जिंक की रोड धीरे धीरे थिन हो जाएगी, पतली, और कॉपर की रोड धीरे धीरे थिक हो रही होगी, ठीक है। सो इट विल बिकम थिकर, मोटी होती चली जाएगी, और ये क्या होती चली जाएगी, थिनर, ये पतली होती चली जाएगी, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब जिंक की रोड पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और सारा का सारा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से सारा कॉपर के रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि अब जिंक की रोड सारी पूरी डैमेज हो जाएगी तो एक तरफ की रिएक्शन रुक जाएगी ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन रुक जाएगी, और दोनों रिएक्शन जब साथ नहीं चलेगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये है इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। लेकिन अब मेरे भाई इसकी वर्किंग यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अब एक बात समझो आप कि सर जिंक की रोड से जिंक +2 आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं, ध्यान से समझना, जिंक की रोड से जिंक +2 आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, देयर विल बी एक्सेस ऑफ जिंक +2 आयन्स। जिंक +2 आयन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि इस सॉल्यूशन में पहले से ही जिंक +2 आयन है। और यहाँ देखो इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, कॉपर +2, भाई कॉपर सल्फेट का कॉपर +2, ये तो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके कॉपर बन गया, ये तो कैथोड की रोड पे चला गया। अरे सॉल्यूशन में सल्फेट आयन बच जाएंगे ना, तो इस रोड पे इसमें क्या होगा, देयर विल बी एक्सेस ऑफ सल्फेट आयंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सॉल्यूशन में ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आ गया और इस सॉल्यूशन में ओवरऑल नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आ गया। तो इस
एक्स्ट्रा चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। भाई जब तक जिंक +2 आयंस की एक्सेस हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा चार्ज बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इस सेल की वर्किंग एक टाइम पे रुक जाएगी मेरे भाई। तो इस वर्किंग को कंटिन्यू रखने के लिए तो हमें इस एक्सेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस के लिए, इस पर्पज़ के लिए इन दोनों हाफ सेल के बीच में एक ग्लास की यू शेप की ट्यूब डाल देते हैं। एक ग्लास की बनी हुई यू शेप की ट्यूब डाल दी जाती है ऐसे, ठीक है, यू शेप की ट्यूब। और इस यू शेप की ट्यूब को क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये ब्रिज का काम कर रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। अब एक बात सुनो, इस सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, ये पेपर एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज? इस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है सर? देखो, तो पहले आपको सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन समझाता हूँ। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? कि सॉल्ट ब्रिज मेरे भाई वास्तव में होता क्या है? सॉल्ट ब्रिज वास्तव में होता क्या है? देखो, सॉल्ट ब्रिज होता है, इट इज ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। भाई यू शेप की है, इट इज ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। इनर्ट क्यों बोल रहा हूं मैं? इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, मतलब इस यू शेप की ट्यूब में आपको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो इलेक्ट्रोलाइट ना तो लेफ्ट साइड के अंदर जो आयन्स है उसके साथ रिएक्ट करे और ना जो राइट साइड में आयन है उसके साथ रिएक्ट करे, ठीक है, इसलिए मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोला है, ध्यान रखना, ठीक है। और आपको मोस्ट प्रोबेबली ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें कैटायन और एनायन की स्पीड, वेलोसिटी बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल सेम हो, और उस पर्पज के लिए सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट। ध्यान रखना, ये सॉल्ट ब्रिज में सबसे ज़्यादा भरे जाते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, अप्रोक्सीमेट, और इसमें भी पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट सेम होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये यूज किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन क्या बोली मैंने? इट इज ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड solution of inert electrolytes along with agar-agar and jelly like substance। अगर एक टाइप का जेल लाइक सब्सटेंस होता है, क्योंकि भाई अगर मान लो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर मैंने पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भर दिया इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, लेकिन इस सॉल्ट ब्रिज को जब हम जैसे इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो वो सॉल्यूशन तो इसके अंदर नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन वो सॉल्यूशन अंदर रुका कैसे रहेगा? क्योंकि हम इसमें एक जेल लाइक सब्सटेंस डाल देंगे, जेल लाइक सब्सटेंस, ठीक है। जैसे बालों में जेल लगाते हैं ना, आप देखते होंगे वो बिल्कुल ऐसे थिक हो जाता है, विस्कस सा हो जाता है, तो वो जेल इसके अंदर हम फिल कर देंगे। इससे क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन इसके अंदर गिरेगा नहीं, ठीक है। तो ये है जेल का फंक्शन, इसको उसकी पकड़ बनाए रखिएगा अंदर। तो हम क्या बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन? इट इज ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग concentrated solution of inert electrolytes along with agar-agar and gel like substance, ठीक है, जिसको जिलेटिन यूज कर सकते हैं हम। कौन सा? जिलेटिन सब्सटेंस। चलो अब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन सुनो, डेफिनेशन तो मैंने बता दी, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? इसके बेटा दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप के अंदर अगर सॉल्ट ब्रिज ना हो ना तो मेरे भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क ही नहीं करेगी, काम ही नहीं करेगी। बताता हूँ क्यों नहीं करेगी। देखो, क्योंकि लेफ्ट साइड के बीकर में एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट साइड के बीकर में एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इतना ज़्यादा पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा दोनों बीकर में कि एक टाइम पे आकर बैटरी जो सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, काम करना बंद कर देगी इफ़ सॉल्ट ब्रिज इज नॉट प्रेजेंट। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? देखो यहाँ पर मान लो पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है, KNO3 का सोल्यूशन है इस ट्यूब के अंदर, तो एक्सेस ऑफ जिंक +2 आयन है ना, वो इस ट्यूब के अंदर चले जाएंगे, एक्सेस ऑफ जिंक +2 आयन। अब इन जिंक +2 आयन्स को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? नाइट्रेट आयन, क्योंकि इसमें नाइट्रेट है ना, KNO3 में नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रेट आयन तो क्या करेंगे? एक्सेस ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। और इस बीकर में एक्स्ट्रा कौन है? सल्फेट आयन, तो वो सल्फेट आयन इस ट्यूब के अंदर जाएंगे, और ट्यूब के सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज कौन कर देगा? पोटेशियम आयन,
ठीक है। इट का मतलब क्या हुआ, दोनों बीकर में चार्ज जो है एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड एंड एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द राइट साइड इज न्यूट्रलाइज नलिफाइड बाय द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द सॉल्ट ब्रिज। दिस इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज पता क्या कर रहा है, दोनों सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि इधर चार्ज एक्सेस पॉजिटिव ना हो जाए, उधर चार्ज एक्सेस नेगेटिव ना हो जाए, तो दोनों तरफ के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है। तो मैं क्या बोलूँगा, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है कि इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन द टू सॉल्यूशंस, बिटवीन द टू सॉल्यूशंस। आया, समझ में आया। तो ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है। और एक सॉल्ट ब्रिज का दूसरा फंक्शन और सुनो ना, देखो इस बीकर में एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया, उस बीकर में एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया। अब एक बात तो है कि सर आपको एक्स्ट्रा चार्ज न्यूट्रलाइज ही करना है, तो इन दोनों बीकर को उठाओ और दोनों को मिक्स कर दो। मिक्स करने से क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन दिस इज ए ब्लडी वेरी बैड टॉक, ठीक है, दिस इज ए पेप टॉक, ऐसा अप्लाई नहीं करना आपको। तो हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्ट ब्रिज हेल्प कर तो रहा है। सॉल्ट ब्रिज पता क्या करवा रहा है, इट इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ आयंस। सॉल्ट ब्रिज क्या करवाता है, इट हेल्प्स इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस, क्योंकि यहाँ से सॉल्यूशन से आयन माइग्रेट कर रहे हैं विदाउट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन को मिक्स भी नहीं कर रहे और सॉल्यूशन में आयंस माइग्रेट भी हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन भी हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना। सॉल्ट ब्रिज हैज टू मेन फंक्शंस एंड if salt bridge is absent then electrochemical cell will not work. Why? क्यों नहीं करेगी, because salt bridge has two important functions. because salt bridge क्या करती है, पहला फंक्शन it maintains the electrical neutrality between two solutions, दोनों सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखती है। दूसरा सबसे मेन फंक्शन सुनो कि इट इन्वॉल्व्स माइग्रेशन ऑफ आयंस, इट इन्वॉल्व माइग्रेशन ऑफ आयंस विदाउट मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन को बिना मिक्स किए हुए आयंस की माइग्रेशन करवा रहा है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ से मैंने पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप समझा दिया। अब हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, जिंक और कॉपर +2, कॉपर सल्फेट से क्या आया, कॉपर +2, इट विल बिहेविंग एज जिंक +2 एंड कॉपर सॉलिड। तो जिंक 0 से +2 में जा रहा है, तो ये तो सॉल्यूशन में चला गया और कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन गया। तो जिंक की रोड धीरे धीरे डैमेज हो रही होगी, इट विल बिकम थिन एंड मोर थिन and it will be thick and more thick. So at the last zinc, the anode rod, the zinc rod will completely damage and all the copper from the copper sulfate solution it will get deposit on the cathode and at last electrochemical cell will stop working. तो इस प्रोसेस के दौरान अब होगा क्या, इसमें प्रोसेस में करंट बता देता हूँ। अब देखो भाई, चलो अब देखो क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे। आपसे सबसे पहले पूछ ले कि इस सेटअप के अंदर करंट की डायरेक्शन बताओ। तो देखो, जब जो मोर रिएक्टिव रोड होगी ना, उस पे एनोड का काम करेगी, उसका ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान रखना, जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव होगा, जो एलिमेंट या जो मेटल मोर रिएक्टिव होगा, उससे हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल की तरफ, किसकी तरफ, लेस रिएक्टिव मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रहेगी। ध्यान रखना, क्योंकि भाई मोर रिएक्टिव मेटल हमेशा अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और हमेशा आपको ऑक्सीडाइज करेगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना। और लेस रिएक्टिव मेटल हमेशा अपने आप को रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करेगा तो अपने आप को गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी, जिंक रोड से कॉपर की रोड की तरफ। और आप सबको पता है, फिजिक्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन को बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर जिंक रोड से कॉपर की रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो कॉपर रोड से जिंक रोड की तरफ क्या हो जाएगी, हमारी करंट की डायरेक्शन। और ये कौन बता देगा, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की निडल है ना, वो इस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, किस तरफ, इस तरफ, कॉपर रोड से जिंक रोड की तरफ।
क्योंकि करंट की डायरेक्शन कॉपर से जिंक रोड की तरफ है। आया कॉन्सेप्ट समझ में भाई? बिल्कुल नहीं भूलोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब मैं इसमें सेल सेटअप में बता के निकाल के बताता हूँ कि इसमें क्या फर्क पड़ेगा अगर बाहर से एक्सटर्नल ईएमएफ, जिसको अपोजिंग ईएमएफ कहते हैं, अगर बाहर मान लो पहले इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप का मैं आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल के दिखाऊंगा। अगर बाहर से आने वाला एक्सटर्नल ईएमएफ दैट इज अपोजिंग ईएमएफ वो इससे ज़्यादा है या इससे कम है, तो उससे इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये तो आगे कंसेप्ट समझ में। हाँ, अब देखो मैं इस थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ इस रिएक्शन को। ये तो आगे फंडामेंटल समझ में। देखो यहाँ पर मैंने कह दिया E0 जिंक टू पॉजिटिव से जिंक रोड, उसका पोटेंशियल है -0.74 वोल्ट 76 वोल्ट, और E0 कॉपर +2 से कॉपर में जाते हैं, उसका पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट, ठीक है। ध्यान रखें, ध्यान रखना। इसको पहचानने का तरीका क्या है, कॉपर +2 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता E0 कॉपर से कॉपर +2, देखो अब 0 से +2 में जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता, और साइन रिवर्स हो जाता तो वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी, हो जाएगा -0.34 वोल्ट, ठीक है। ये फंडामेंटल समझ के चलना है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल आपका है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हैं मैंने। अब सेल का ईएमएफ निकालते हैं। E0 ऑफ सेल निकालने का फार्मूला क्या है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरूर देख लेना, वो उसके बाद उसमें आपको फंडामेंटल पता चल जाएगा E0 ऑफ सेल कैसे निकालते हैं। अब E0 ऑफ कैथोड, अब कैथोड और एनोड कैसे पता चलेंगे मेरे भाई, सुनो। कैथोड आपको वैल्यू देखकर कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन सुनो भाई। आपको 2 सेल वोल्टेज दे रखी है स्टैंडर्ड ईएमएफ, तो वैल्यू को देखकर सर हमें कैसे पता चलेगा किस मेटल के ऊपर रिडक्शन होगा और किस मेटल पे ऑक्सीडेशन होगा। तो समझो ध्यान से, आपको दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करने हैं। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का है, ये रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का है। जिस, ध्यान से सुनना जो लाइन बोल रहा हूँ मैं अब, जिस मेटल का या जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो मेटल पे रिडक्शन होगा और वो कैथोड का काम करेगी, ठीक है। क्या बोला है मैंने, ध्यान से सुनना। मोर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही अपने आप को रिड्यूस करेगा। ये बात अपने माइंड में गांठ बांध लो हमेशा के लिए। मोर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, वो एलिमेंट अपने आप को रिड्यूस करेगा, और जो अपने आप को रिड्यूस करेगा बेटा वो कैथोड का काम करेगा। किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। ये है ब्यूटीफुल फंडामेंटल समझने का, किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। चलो अब देखो, इसे बताओ दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ऑब्वियसली कॉपर का ज़्यादा है, तो कॉपर अपने आप को रिड्यूस करेगा और कॉपर कैथोड का काम करेगा। देख लो यही हो रहा है, कॉपर अपने आप को रिड्यूस भी कर रहा है और कॉपर कैथोड का काम भी कर रहा है। हो गया ना प्रूव, यही फंडामेंटल आपको लेकर चलना है, ठीक है। चलो ये लिख लेना जो बात मैंने बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो E0 ऑफ कैथोड क्या हो जाएगा, E0 ऑफ कैथोड तो होगा E0 ऑफ कॉपर +2 टू कॉपर माइनस E0 ऑफ एनोड क्या हो जाएगा, E0 ऑफ जिंक +2 टू जिंक। वैल्यू पुट करो, कॉपर की वैल्यू 0.34 माइनस, ये साइन माइनस का यहाँ पर है, फिर E0 ऑफ जिंक +2 से जिंक की वैल्यू -0.76 वोल्ट, ठीक है। ये दोनों वैल्यू ऐसे लिख देंगे, दिख रहा है आपको, यस। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ E0 ऑफ सेल, E0 ऑफ सेल का मतलब पूरे सेल का ईएमएफ किसके बराबर आएगा, 0.34 प्लस 0.76, 0.34 प्लस 0.76, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट। कितना, 1.10 वोल्ट। और सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है ना, वो एक जानकारी देता है। अगर E0 ऑफ सेल आपका पॉजिटिव आता है, इट मीन्स दिस रिएक्शन इज फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल है। फिजिबल का मतलब स्पॉन्टेनियस हो सकती है। अगर E0 ऑफ सेल नेगेटिव आता तो दैट रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। दैट रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये ध्यान रखना, बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है, ठीक है। चलो E0 ऑफ सेल मस्ट बी पॉजिटिव फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन।
चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी रब कर देते हैं। अब देखो मैं आपके सामने एक दो ब्यूटीफुल फंडामेंटल इसका समझा देता हूँ बस, ठीक है। हाँ देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बात समझने की है। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान रखो। जैसे मान लो आपको दे रखा है, आपको कह दिया ई नॉट ऑफ आयरन +2 टू आयरन -0.44 वोल्ट, ध्यान से समझना, ठीक है। और आपको कह दिया ई नॉट निकल +2 टू निकल -0.25 वोल्ट। इन दोनों वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आपसे कह दे एग्जामिनर इसमें सेल का ई नोट ऑफ सेल निकालो, निकाल देंगे भाई। चलो यहाँ पर सेल का डेल्टा जी नोट निकालो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, बिल्कुल निकाल देंगे। चलो और इस सेल को रिप्रेजेंट करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करना है इसको, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था पता लगाओ कि आप में इन दोनों में से कौन सा मेटल कैथोड है और कौन सा मेटल एनोड है। इसके लिए एनडीएस सर ने ट्रिक बताई है। अभी क्या ट्रिक बताई है, दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर कर लो। पहले तो देख लो रिडक्शन पोटेंशियल पहचानते कैसे हैं। अगर एलिमेंट हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तब रिडक्शन मानते हैं। इसमें भी देखो निकल +2 से निकल में जा रहा है, ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। तो दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, नो डाउट निकल का ज़्यादा है। तो निकल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वही अपने आप को रिड्यूस करता है और वही क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है। और तो अब पता चल गया कि आयरन तो क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। तो ट्रिक बताई थी मैंने, LOAN और RRCP, ठीक है। कैथोड वाली रिएक्शन है उसको राइट में लिखना है, एनोड वाली रिएक्शन को लेफ्ट में लिखना है। तो करना क्या है, देखो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आयरन हमारा सॉलिड स्टेट से एक लाइन लगानी है, आयरन सॉलिड स्टेट से किस में जा रहा है, आयरन +2 फॉर्म में जा रहा है। तो आयरन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, LO याद रखना है, LO लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होके आयरन कौन सी स्टेट में जा रहा है, एक्व सॉल्यूशन में जा रहा है, ठीक है। अब उधर आ जाओ, राइट साइड में रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन किसका हुआ है, निकल का। तो निकल +2 से किस में जा रहा है, 0 में। तो क्या करो, निकल +2 से एक्व सॉल्यूशन है वो किस में जा रहा है, एक लाइन और लगा देना, निकल 0 में, मतलब सॉलिड स्टेट में जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा निकल कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। कैथोड है ना अगला, वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और एनोड पे क्या होगा, आयरन सारा का सारा आयरन +2 में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में चला जाएगा। पता है, बात क्लियर हो गई। लेकिन अब याद करो, इधर का सेटअप तो हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, कौन सा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये सेटअप हो गया आपका रिडक्शन हाफ सेल। लेकिन मेरे भाई अभी पूरा कहाँ हुआ है ये, जब तक साल्ट ब्रिज ही नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करेगी नहीं करेगी। तो सॉल्ट ब्रिज का नोटेशन देना बहुत ज़रूरी है भाया। और सॉल्ट ब्रिज का नोटेशन होता है 2 वर्टिकल लाइन खींच दो। सिंगल वर्टिकल लाइन तो रिप्रेजेंट करती है कि मेटल का ट्रांजिशन किस में हो रहा है, और डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है कि सॉल्ट ब्रिज का नोटेशन है। ये नोटेशन किसका है, सॉल्ट ब्रिज का। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप, ठीक है। अब ई नोट ऑफ सेल निकाल के दिखाते हैं, याद करो। ई नोट ऑफ सेल का फार्मूला, ई नोट ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है, निकल। तो निकल +2 से निकल माइनस ई नोट ऑफ आयरन +2 टू आयरन। देखो कितना इजी हो गया, ठीक है। ई नोट ऑफ कैथोड निकल का कितना है, -0.25 वोल्ट, माइनस आयरन का कितना है, -0.44 वोल्ट। देखो करके देखो, -0.25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +0.44। अब देखो यहाँ से +0.19 वोल्ट आ रहा है। मैंने कहा था ना ई नोट ऑफ सेल से पता चल जाएगा। ई नोट ऑफ सेल रिएक्शन का पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा जी कैसे निकालेंगे, देखो
डेल्टा जी निकालने का फार्मूला है, देखो डेल्टा जी नोट लिख रखा है। डेल्टा जी नोट का मतलब है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नोट का फार्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। बहुत आसान फार्मूला है, लिख लो, माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। और एन क्या होता है, इस प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो देखो आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए 2, और निकल ने कितने गेन किए 2 ही गेन करेगा, 2 लूज करेगा। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो एन इजिकल टू 2। फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम, सबको पता होती है। और ई नोट ऑफ सेल यहाँ पर अभी निकाला है, देखो 0.19, तो 0.19, इस पॉइंट को हटाओ 100 नीचे आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये डेल्टा जी नोट का फार्मूला आएगा। और डेल्टा जी नोट की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ध्यान रखना, किस में आएगी, नेगेटिव में। तो नेगेटिव जो भी आएगा और यूनिट आएगी जूल पर मोल, कितनी आएगी, जूल पर मोल, ये याद रखना आपको, ठीक है, क्योंकि एनर्जी है वही। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, याद रखना है। तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए प्रोसेस क्या है, देखो डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल। तो अगर डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है तो ध्यान रखना, डेल्टा जी नोट अगर नेगेटिव है या ई नोट ऑफ सेल पॉजिटिव है, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तभी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। करके देख लो भाई, डेल्टा जी नोट को नेगेटिव चाहिए तो ई नोट ऑफ सेल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, देख के देखो, देखो मान लो डेल्टा जी नोट नेगेटिव चाहिए तो माइनस एन एफ, और मैं कह देता हूँ ई नोट ऑफ सेल नेगेटिव आ रहा है, ई नोट ऑफ सेल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब कह दिया मैंने, माइनस 0.10 वोल्ट आ रहा है, मान लो माइनस 0.10 वोल्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, पॉजिटिव आएगी। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ गया यानी कि ई नोट ऑफ सेल आपका नेगेटिव है, तो इन दोनों केस में रिएक्शन मेरे भाई नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो याद रखना, दिस आर द 2 कंडीशंस फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। तो दीज आर द ऑल अबाउट, ये लेक्चर मैंने पूरा लिमिटेड कर दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम कर दिया मैंने पूरा लेक्चर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिगार्डिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑल द सेटअप, कैसे कैथोड होती है, कौन सी एनोड होती है, लोन वर्ड याद रखना, RRCP वर्ड याद रखना, कैसे काम करेगा। एक जिस रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, जिस रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है उस पर रिडक्शन होता है, वो कैथोड होती है। RRCP राइट, रिडक्शन, कैथोड पॉजिटिव, लोन लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। याद रखना है कौन सी रोड एनोड होगी, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो हमेशा अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगी, वो लेफ्ट साइड में रखी जाएगी, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड की रोड होगी, नेगेटिव चार्ज होगा। जो एलिमेंट लेस रिएक्टिव होगा हमेशा उसका रिडक्शन होगा, राइट साइड में रखी जाएगी, कैथोड का काम करेगी, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कहाँ रहेगा, मोर रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल की तरफ, और करंट का फ्लो हमेशा कहाँ रहेगा, लेस रिएक्टिव मेटल से मोर रिएक्टिव मेटल की तरफ, ठीक है। और मैं मेटल की रिएक्टिविटी पहचानने की ट्रिक और बता देता हूँ आपको। भाई हमें ये तो पता चल गया ना, देखो बहुत ब्यूटीफुल फंडामेंटल जोड़ने जा रहा हूँ मैं। भाई हमें ये तो पता चल गया ना कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हमेशा मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ रहेगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोर रिएक्टिव लूज करता है इलेक्ट्रॉन को और लेस रिएक्टिव गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ हो गया, मोर रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट क्या होता है, करंट का फ्लो। तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, उल्टा, लेस रिएक्टिव मेटल से मोर रिएक्टिव मेटल की तरफ। तो सर आपने ये तो फंडामेंटल क्लियर कर दिया, जैसे अभी जिंक कॉपर की रोड थी। अब मुझे ये बताओ, ये सेटअप है, ये वैल्यू दे दी मैंने, ये सेटअप है। इस सेटअप में अभी हमने क्लियर कर दिया था कि आयरन +2 में जा रहा है, ये सेटअप आएगा, 2 लाइन सॉल्ट ब्रिज के लिए, और निकल +2 से निकल में जा रहा है, ये हो गया, ये सेटअप है। इसमें मतलब निकल कैथोड है, आयरन एनोड है। लेकिन अब ये तो क्लियर हो गया, सर रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगी। देखो रिएक्टिविटी का सीधा फंडामेंटल बताता हूँ, कभी ज़िंदगी में गलत हो जाए ना तो मेरे को आके बोल देना। रिएक्टिविटी का फंडामेंटल देखो भाई, रिएक्टिविटी मेटल की
रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। भाई जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि मेटल की रिएक्टिविटी को बताने का सबसे बढ़िया क्राइटेरिया है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और मेटल वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? और ध्यान रखना, मेटल की जो रिएक्टिविटी है ना, सुन लो, कभी ज़िंदगी में गलत हो जाए तो बता देना। मेटल की रिएक्टिविटी उस मेटल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगी कॉन्सेप्ट। क्यों? मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतने जल्दी अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे आयरन और निकल में मोर रिएक्टिव कौन है? आयरन। ठीक है, इसलिए आयरन क्या कर रहा है? अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। देखो, आयरन 0 से +2 में जा रहा है तो आयरन अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तभी तो एनोड है ये। और निकल अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तभी तो निकल क्या है? कैथोड है। आया फंडामेंटल समझ में? तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखो दो बातें आएंगी, ध्यान रखना। एक तो होता है मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कभी तो बच्चे ज़िंदगी भर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़कर चले जाते हैं, उनको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग ही पता नहीं होता। ध्यान रखना, एक मेटल में बिहेव एज ए कैथोड, में बिहेव एज ए एनोड, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कंपेरेटिव स्टडी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे इस कंपैरिजन में आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, निकल का रिडक्शन हो रहा है। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जिस रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की हो, अगर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है तब तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे मेटल का। और उसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बोलेंगे जब उसमें टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की हो। जब उसमें टेंडेंसी क्या हो? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, सुन लो ध्यान से। रिडक्शन पोटेंशियल होता है एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन करना और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूज करना। डिपेंड करता है कि आप कंपैरेटिव स्टडी किसके साथ कर रहे हो। ठीक है, अभी एग्जांपल दूंगा, आप बिल्कुल चौंक जाओगे, तो बहुत मज़ा भी आने वाला है। ठीक है, डेफिनेटली। चलो अब देखो, ये बात हो गई। अरे बोलो, ये बात हो गई कि नहीं हो गई? हाँ देखो, अब आई बात समझ में। हाँ, तो जिस एलिमेंट का अभी देखो आपको पेपर में क्या मिलेगा? पेपर में देखो रिडक्शन पोटेंशियल मिलेंगे। आयरन +2 से 0 में जा रहा है, निकल +2 में से 0 में जा रहा है, मतलब आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होंगे। आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होंगे। और तो रिडक्शन पोटेंशियल का रिवर्स होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अरे रिडक्शन पोटेंशियल का रिवर्स होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बस साइन चेंज कर देते हैं। क्या बोला है मैंने? लाइन सुना ध्यान से। रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर ही होता है, लेकिन बाहर साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बट विद द रिवर्स साइन। तो अगर इस आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.44 वोल्ट है तो मेरे भाई इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.44 वोल्ट आएगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर इतना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.44 वोल्ट आएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल मिलेंगे, रिवर्स मार दो, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो इसमें रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है? आयरन की। ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी मेटल की ऑक्सीडेशन, अब देखो आप इसी से पता लगाना चाहते हो तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रिडक्शन पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। ऐसे भी तो पढ़ सकते हो, क्यों दिमाग लगा रहे हो इतना पॉजिटिव को नेगेटिव करने का? देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा कम है? आयरन का। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो खुद ही देख लो, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आयरन से निकल की तरफ होगा, क्योंकि आयरन लूज कर रहा है, देखो निकल गेन कर रहा है। हो गया ना प्रूफ? और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर आएगी? निकल से आयरन की तरफ। दैट्स वाई, दैट्स ऑल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? डेफिनेटली। ये लिख लो मेरे भाई, मेटल की रिएक्टिविटी पता चलेगी या तो रिडक्शन पोटेंशियल का रिवर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बताता हूँ, देखो मैंने बोला था ये मेटल में बिहेव एज ए कैथोड,
इट सेम रोड सेम मेटल में बिहेव एज ए कैथोड डिपेंड अपॉन द कंपेरेटिव स्टडी। देखो यहाँ पे मैंने आयरन लिया हुआ है, अब मैं क्या कर देता हूँ आपके सामने थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्रोमियम कर दिया मैंने, क्रोमियम +3 से क्रोमियम में जा रहा है और यहाँ पर वैल्यू पता क्या होती है, वैल्यू होती है -0.74 वोल्ट। अब बताओ जल्दी, अब बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, आयरन का ज़्यादा है क्रोमियम का ज़्यादा है? अब कहोगे सर आयरन का ज़्यादा है। अरे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है अब वो कैथोड हो गया उल्टा, और ये हो गया उल्टा एनोड। कहा था ना आयरन पिछले में आयरन का कंपेरिजन निकल से किया तब तो वो एनोड था, अब कैथोड हो गया। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो कैथोड, पल्ले पड़ दिमाग में लगा लो हमेशा, ठीक है। हाँ अब लगाओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट का फ्लो सारा बता देता हूँ। देखो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड, अब हमें ये पता चल गया कैथोड एनोड पता चल गया, तो ई नॉट ऑफ सेल निकाल लो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। देखो कितने इजी कर दी मैंने आपकी केमिस्ट्री को, ठीक है। अब ई नॉट ऑफ सेल निकाल लो, ई नॉट ऑफ सेल क्या आएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है आयरन, -0.44 माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड कौन है क्रोमियम, तो -0.44, यही पता चल जाएगा। 0.44 माइनस माइनस क्या आएगा प्लस 0.74, तो 0.30 वोल्ट प्लस का आएगा, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि हम कर रहे हैं ना भाई, बिल्कुल होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, देखो इन दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, क्रोमियम का कम है। क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा, मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव, उल्टा हो गया। इसमें आएगा क्रोमियम से आयरन की तरफ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आएगा, और करंट का फ्लो किस तरफ आएगा, करंट का फ्लो आएगा आयरन से क्रोमियम की तरफ। डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग, कर लोगे? चलो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ अब 1 2 3 पॉइंट और बता देता हूँ। देखो ये आपका ई नॉट ऑफ सेल आया 0.30, तो इसमें 3 केस बनते हैं, ध्यान रखना, केस 1, केस 2 एंड केस 3 कि सेल किस कंडीशन में काम करेगी, ठीक है। अगर यही सेटअप है, अगर आपका एक्सटर्नल ईएमएफ, मैं लिख देता हूँ ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ईएमएफ को अपोजिंग ईएमएफ कहते हैं, जो हम बाहर से लगा रहे हैं अपोजिंग ईएमएफ। अगर ई नॉट एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल ईएमएफ जो है, ठीक है, इट इज़ लेसर देन 0.30 वोल्ट, अगर वो 0.30 वोल्ट से कम है तब तक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करेगी, सेल विल वर्क, सेल काम करेगी, ठीक है। और जिस वे में करती है उसी वे में करेगी, यानी कि करंट का फ्लो जो बताया था वही रहेगा, ठीक है। अब सुनो केस 2, अगर आपका एक्सटर्नल ईएमएफ बिल्कुल 0.30 हो जाए, मतलब जितना सेल में आ रहा है और बाहर से एक्सटर्नल ईएमएफ भी हमने उतना ही लगा दिया, तो ध्यान रखना उस केस में सेल काम नहीं करेगी, सेल विल नॉट वर्क, सेल विल नॉट वर्क, ध्यान रखना, ठीक है। और तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एक्सटर्नल ईएमएफ यानी कि अपोजिंग ईएमएफ अगर वो 0.30 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। लिख देना एनोड विल बिकम कैथोड एंड कैथोड विल बिकम एनोड, उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर एक्सटर्नल ईएमएफ आप 0.30 ज़्यादा करोगे तो पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, एनोड कैथोड बन जाएगी, कैथोड एनोड बन जाएगी, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव बन जाएगी, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव बन जाएगी, करंट का फ्लो भी रिवर्स हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी रिवर्स हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, माइंड में गांठ बांध लो, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑल अबाउट ऑल सर्कल अराउंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। अब आपके देखो कितने लेक्चर इकट्ठे हो गए हैं, आपको याद रखने हैं। अगले लेक्चर अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसका नाम है नॉन इक्वेशन। नॉन इक्वेशन के ऊपर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और नॉन इक्वेशन से मैं आपको ईएमएफ की ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा, कॉमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप होंगे, तो ये आपको देख लेना है। चलिए अगले लेक्चर मिलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, चलिए।
और भाई जो चैनल पे नए हैं ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और ये जो लेक्चर है ना प्योरली थ्योरेटिकल है, लेकिन ज्ञान बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इसमें, ठीक है। मिस मत करना, लास्ट तक देखना और हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।